तो दोस्तों इंडिया को मिला अपना पहला सक्सेस, और ये सक्सेस है इंडिजीनियसली बिल्ड पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को लेके। बुधवार के दिन आईएनएस विक्रांत ने अपना पहला सी ट्रायल के लिए रवाना हुआ। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को टोटल इंडिजीनियसली कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया, और ये इंडिया का पहला ऐसा प्रयास था जिसके तहत एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े आकार के जहाज का निर्माण किया गया। इस जहाज के कंस्ट्रक्शन समाप्त होने के साथ साथ इंडिया अब ऐसे एलिट देशों में शामिल हो चुका है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिजीनियसली डेवलप कर सकता है। दोस्तों इवन इस मौके में इंडियन नेवी के तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर के समुद्र में प्रवेश को लेके वीडियो और कुछ फोटो भी जारी किया गया। इवन इसे इंटरनेट में जारी करते हुए नेवी के द्वारा फोटो के नीचे कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी लिखा गया, जिसमें इस दिन को एक हिस्ट्रिकल और प्राउडफुल डे का दर्जा देते हुए ये भी बताया गया है कि ये जहाज 1971 में इंडिया के जीत के 50वां साल का मौके में लॉन्च किया गया, और ये जहाज इंडियन नेवी के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स जहाज है। जबकि दोस्तों इस महत्वपूर्ण घटना के बारे में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तरफ से भी ट्वीट करते हुए जानकारी दिया गया, और इसे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में दर्शाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक इस मीडियम ट्रायल के दरमियान आईएनएस विक्रांत के परफॉर्मेंस, जिनमें इसके हल्के परफॉर्मेंस से शुरू करके मेन प्रोपल्सन सिस्टम, पीजीडी और ऑक्सिलरी इक्विपमेंटों को बारीकी से परखा जाएगा। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से दिया गया जानकारी के मुताबिक आईएनएस विक्रांत एक 262 मीटर मतलब 860 फीट लंबा, 62 मतलब करीब करीब 203 फीट चौड़ा और 4.8 मीटर ड्रॉट मतलब करीब करीब 28 फीट ड्रॉट वाला एक ऐसा जहाज है जिसका डेप्थ भी करीब करीब 25.6 मीटर मतलब 84 फीट के आसपास है। दोस्तों जहाज में करीब करीब 14 डेक है, मतलब इसमें अलग अलग 14 मंजिल है, जिसमें से 5 डेक इसके सुपर स्ट्रक्चर में है, और इसका जो फ्लाइट डेक है उसका एरिया करीब करीब 2.5 एकड़ या फिर 1,10,000 स्क्वायर फीट या फिर 10,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी जानकारी दिया गया है कि इस जहाज में टोटल 2,300 अलग अलग कंपार्टमेंट है, जो करीबन 1700 के आसपास क्रू मेंबरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इवन जहाज में स्पेशल ऐसे कंपार्टमेंट का भी निर्माण किया गया है जो टोटली वुमेन ऑफिसरों के लिए डेडिकेटेड हो सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि जहाज को काफी हाई डिग्री ऑटोनोमस मशीन से लैस किया गया है, जिनमें जहाज के सर्वेलेंस सिस्टम से शुरू करके नेविगेशन और रडार सिस्टम तक शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो जहाज है ये मैक्सिमम 30 नॉट्स मतलब करीब करीब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार 18 नॉट्स मतलब करीब करीब 33 किलोमीटर पर आवर तक होगा, और इसका ऑपरेशनल रेंज करीबन 8000 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 15,000 किलोमीटर के आसपास होगा। दोस्तों जहाज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके ऊपर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दोनों का ही इस्तेमाल बाखूबी तरीके से किया जा सके। दोस्तों जहाज को समुद्र में उतारने से पहले इसे हार्बर में ही कई सारे परीक्षण से गुजारा गया, जिसे एक तरीके से हार्बर ट्रायल भी कहा जाता है। ये ट्रायल पिछले साल नवंबर में हुआ था, जिनमें जहाज के प्रोपल्सन सिस्टम और अन्य इक्विपमेंटों को भी परखा गया था। जबकि दोस्तों ये जो सी ट्रायल फिलहाल शुरू हुआ है ये डिले चल रहा है, और माना जा रहा था कि बेसन ट्रायल के कुछ महीने के बाद ही सी ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इस साल जब कोरोना वायरस के दूसरा वेव आया तो उस वजह से ये भी थोड़ा डिले हो गया। दोस्तों आईएनएस विक्रांत के अगर नाम को ही देखा जाए तो इसे इंडियन नेवी का सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के नाम पे ही रखा गया है। और दोस्तों ये वही विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 1971 में अकेला ही बांग्लादेश के पूरा का पूरा कोस्ट को ब्लॉक किया था। इवन इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्वस्त करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा पीएनएस गाजी सबमरीन को विशाखापट्टनम के लिए भेजा गया, जिसे इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापट्टनम के नजदीक समुद्र में ही दफन कर दिया गया। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल शुरू होने के बाद अगर इसके टोटल टाइमलाइन को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अब तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर कई बार डिले का शिकार हो चुका है। सबसे पहले 2004 में एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का ऑर्डर प्लेस किया गया था, जबकि इसका कंस्ट्रक्शन 28 फरवरी 2009 के दिन ही शुरू हुआ। एयरक्राफ्ट कैरियर आज से करीब करीब 8 साल पहले मतलब 12 अगस्त 2013 के दिन लॉन्च किया गया था, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2022 तक कमीशन हो जाए। पर इसके प्रॉपर टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो सबसे पहले इरादा बनाया गया था कि एयरक्राफ्ट कैरियर को 2010 में डिलीवर किया जाएगा और 2016 में इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट शुरू होने में ही इतना डिले हुआ कि बाद में इसे पोस्टपोन करते हुए सी ट्रायल को 2017 और कमीशन को 2018 के टारगेट के तहत आगे बढ़ाया गया। और दोस्तों इसके बाद भी कई बार इस जहाज को लेके इंडिया को डिले का शिकार होना पड़ा, जबकि आखिर का जो डिले था वो असल में कोई मैन मेड नहीं बल्कि चाइना के द्वारा फैलाया हुआ वायरस के वजह से
हुआ। दोस्तों इसके अलावा जहाज के कुछ अन्य जानकारी भी पब्लिकली अवेलेबल है, जिनमें जहाज के वजन से शुरू करके जहाज में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट और इसमें इस्तेमाल होने वाले फाइटर विंग तक शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो जहाज है ये करीब करीब 45,000 टन के वजन वाले जहाज होगा जब ये फुल्ली लोडेड होगा, जबकि इसका स्टैंडर्ड वजन मतलब बिना लोड के वजन करीबन 40,000 टन के आसपास है। जहाज में 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 प्लस गैस टरबाइन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक टरबाइन का क्षमता करीब करीब 40,000 हॉर्स पावर या फिर 30,000 किलोवाट के आसपास है। जबकि इसके अलावा जहाज में 2 एलिकॉन कंबाइन गैस टरबाइन एंड गैस टरबाइन गियर बॉक्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसे 2 शेफ्ट के साथ प्रोपल्शन के लिए जोड़ा गया है। इस जहाज में इस्तेमाल होने वाले सेंसर काफी आधुनिक और काफी ताकतवर है, जिनमें एल्टा के ELM-2248 MF स्टार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे मल्टी फंक्शनल रडार शामिल है, जिसका रेंज करीब करीब 300 से 450 किलोमीटर तक है। इसके अलावा इस जहाज में सेलेक्स RNA-40L3D L बैंड एयर सर्वेलेंस रडार का इस्तेमाल हुआ है, जो करीब करीब 400 किलोमीटर रेंज में हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट और अन्य हथियारों का पहचान कर सकता है। जबकि इसके अलावा DRDO के शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और कुछ अन्य स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। इवन दोस्तों ये भी जानकारी है कि जहाज में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटिंग सिस्टम और अन्य सेंसर्स टोटली इंडिजिनियस डिजाइन और डेवलप्ड है। जहाज में हथियार के रूप में बड़े मात्रा में एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके अलावा डुअल पर्पस कैनन भी है। दोस्तों एयर डिफेंस के लिए जहाज में 32 सेल मतलब टोटल 64 सेल वाले वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लगाया गया है, जिसके द्वारा बराक 8 जैसे आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइलों को दागा जा सकता है, जो 500 मीटर से लेके 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में किसी भी हवाई टारगेट को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ इसके अलावा 4 ओटा ब्राडा 76 मिलीमीटर के डुअल पर्पस कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो हवाई और जमीनी दोनों ही टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा रशियन निर्मित 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो शॉर्ट रेंज में दुश्मन के मिसाइल और तोप के गोले के साथ साथ एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकलों को भी तबाह कर सकता है। और जहाज के जो एयर विंग है, रिपोर्टों के मुताबिक इसमें करीब करीब 36 से 40 एयरक्राफ्टों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों जिनमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जैसे कि 26 MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा और करीब करीब 10 रोटेटरी विंग मतलब हेलीकॉप्टर भी शामिल होगा। हेलीकॉप्टरों को लेकर कहा जा रहा है कि इनमें कामोव Ka-31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट, सुकोस्की MS-60R एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर, वेस्टलैंड सीकिंग हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर भी शामिल होगा। इवन दोस्तों ये जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट मतलब MiG-29 एयरक्राफ्ट है, इसे भी भारत द्वारा रिप्लेस करने का तैयारी किया जा रहा है और साथ में कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को भी खरीदने का तैयारी किया जा रहा है। पर फिलहाल एयरक्राफ्ट कैरियर के कमीशन के साथ साथ इसमें MiG-29 एयरक्राफ्टों को ही डिप्लॉय किया जाएगा। जबकि खबर ये भी है कि MiG-29 एयरक्राफ्टों का असल रिप्लेसमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा 2030 से 2034 के दरमियान किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।